हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज सरिता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 11, जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके दोनों एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये चैप्टर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से आपके टाइमलाइन के क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, सो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं कि अलग अलग, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके नेशनल लीडर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, उनको फ्रीडम दिलाने में, राइट। तो यहाँ पर हम कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से नेशनल लीडर्स हुए हैं जिनकी बदौलत वहाँ की कंट्री को, वो कंट्री पर्टिकुलर उनको फ्रीडम मिली, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, वी एसोसिएटेड द गैरिबल्दी। ठीक है, तो वी एसोसिएट द गैरिबल्दी विद द मेकिंग ऑफ इटली। इटली को फ्रीडम दिलाने में या इटली को बनाने में गैरिबल्दी का बहुत ही बड़ा जो है वो रोल रहा है, तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये है गैरिबल्दी फ्रॉम इटली। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका को इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन ने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट, वियतनाम को फ्रीडम दिलाने में हो चिन मिन ने अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इसी तरीके से हमारे इंडिया के नेशनल स्ट्रगल के अंदर, ठीक है, ब्रिटिशर्स से, कॉलोनियल पीरियड से फ्रीडम दिलाने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, सो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग नेशनल लीडर्स के बारे में देखा, एग्जाम्पल के तौर पर उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने वहाँ की फ्रीडम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधीयन एरा की। तो इसको गांधीयन एरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो गांधी जी के बारे में ही है ना। तो गांधी जी जब इंडिया कम बैक करते हैं 1915 में, उनकी डेथ होती है 1948 में, तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, है ना, कि गांधी जी की लीडरशिप में किस तरीके से इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल को जारी रखा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको गांधीयन एरा कहा जाता है। ठीक है, सम टाइम इन द हिस्ट्री नेशनलिज्म इंडिविजुअल हिज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज रिगार्डेड द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी कब कम बैक करते हैं इंडिया में, 1915 के अंदर, और अगर डेट भी पूछी जाती है तो 9 जनवरी 1915 के अंदर। इसको जो है वो प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, इस डेट को 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। तो प्रवासी दिवस क्यों कहा जाता है, प्रवासी का मतलब होता है विदेशी, मतलब कोई अपने घर से चला गया और वापस अपने घर कम बैक करता है, तो इसको प्रवासी दिवस के रूप में जो है वो याद किया जाता है। और महात्मा गांधी कब जो है साउथ अफ्रीका गए थे, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आता है 1893 के अंदर, मतलब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, तो आपका आंसर होना चाहिए 1893। कम बैक कब करते हैं, कम बैक करते हैं 1915 के अंदर। तो इतने साल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतने ईयर्स जो है वो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। ठीक है, मुझे काउंट करके बताना कि कितने साल लगभग जो है, कितने साल वो साउथ अफ्रीका में रहे। ठीक है, सो वहां पर क्या किया गया था, आफ्टर लीडिंग द सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट था, तो वहां पर गांधी जी ने इन बिटवीन जो वहां पर लोगों के साथ में रैशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब रंग भेद की नीति थी वहां पर कि गोरे और कालों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी ने इस बात को लेकर के वहां पर अपना एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, और इस मूवमेंट के बिहाफ पर गांधी जी ने वो जो भेदभाव वाली जो नीति थी, यानी कि रैशल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉलिसी थी, उसको रिमूव करवाया, है ना, उसको वहां से हटवाया। और अब हर उनको जो है राइट दिया गया कि जो उनको राइट दिए जाएंगे वही उनको भी राइट दिए जाएंगे, जो व्हाइट पीपल को जो राइट दिए जाते थे वही अब ब्लैक पीपल को भी देंगे। तो इस तरह का इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिया साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी स्टार्टेड। अब यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि कर देते हैं क्या, चंपारण मूवमेंट कर देते हैं, है ना, जबकि ये गलत है। गांधी जी का फर्स्ट, अपनी लाइफ का फर्स्ट जो मूवमेंट था वो साउथ अफ्रीका में था, जिसका नाम था सत्याग्रह मूवमेंट, है ना, इन द साउथ अफ्रीका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो ये हमेशा अपने साथ 2 वेपन लेकर चलते थे, बहुत पावरफुल वेपन थे ये, और ये कौन से वेपन थे, सत्य और अहिंसा। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि मैं कभी भी ना हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूं,
ठीक है। सो इनका अपना तरीका था, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं, मॉडरेट लीडर, जैसे कि ये थे मॉडरेट लीडर थे जो बहुत ही नरम, जिनको नरमपंथी दल के नेता बोला जाता है, और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं जिनको गर्मपंथी नेता बोला जाता है ना। तो वो अलग तरीके से फ्रीडम को अचीव करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, इनका अलग तरीके से रहेगा, तो हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखेंगे कि गांधी जी 1915 के अंदर जो है इंडिया आते हैं एंड प्रमोटेड द हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी, और वहां पर जो इस तरह का जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी है ना, तो उनको भी वहां पर एक तरीके से राइट दिलाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी के इंडिया में आने से पहले पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हुए चलते हैं। 1900 तो गांधी जी के आने से पहले क्या इंडिया में किसी तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे? क्या इंडिया में किसी तरह के कोई एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, गांधी जी तो चले गए थे 1893 के अंदर। 1905 से लेकर 1907 के बीच में क्या होता है बच्चे, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, मतलब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। इसके लीडर कौन थे? लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल पाल, ठीक है, जिनको ट्रायोज कहते हैं, ठीक है, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और ये आ जाएगा आपका लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, है ना, इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है चलाया गया था इनके द्वारा, और इस तरीके से मतलब इंडिया जो है पॉलिटिकली एक्टिवेट तो हो चुका था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो इंडिया के अंदर चल रही थी, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के बाद उसको एक बड़े लेवल पर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रगल तो चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज तो उठाई जा रही थी, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, 1907 के अंदर ही 1907 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, यानी कि कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे आपके मॉडरेट लीडर। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर अब ये जो लाल बाल पाल होंगे, ये कौन होंगे? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर होंगे, ये अपने तरीके से, हिंसा वाले तरीके से ये आजादी को पाना चाहेंगे, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना चाहेंगे। जबकि मॉडरेट लीडर ऐसे थे, उनमें कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि उनको कह रहे थे कि तुम हिंसा मत करो, हम अपने तरीके से शांति वाले तरीके से, मतलब उनको अपील करके, उनको लेटर लिखकर, उनको उनसे बातचीत करके, तो हम इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं मानी गई, तो कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट जाती है, ठीक है। सो कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, और ये अधिवेशन हुआ था सूरत के अंदर, ठीक है। सो ये जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी सूरत में 1907 में, तो इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर दो अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बंगाल के अंदर, है ना, तो 1905 के अंदर ही क्या होता है, 1905 के अंदर ही, ठीक है, एक और यहाँ पर बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, और वो क्या था, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, यानी कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। अब वहां की पब्लिक ने क्या किया, प्रोटेस्ट, बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों हमारे बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया है ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि बंगाल बहुत बड़ा है, तो इसको जब दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो अच्छे से रूल कर पाएंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ठीक है, और अच्छा सा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इसके चलते उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन वहां की पब्लिक ने बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया, और 1911 के अंदर इस बंगाल को रीमर्ज कर दिया जाता है, बंगाल के अंदर इसको रीमर्ज कर दिया जाता है 1911 के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक तो आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर एक ईयर की ना जो है वो इंसिडेंट उनके साथ में उसको, उनके इंसिडेंट को मैच करते हुए चलेंगे, सो दैट हम अगर उस पर्टिकुलर घटना को अगर हम टाइमलाइन के साथ जोड़कर चलेंगे तो वो हमें ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 1893 से लेकर के और 1915 के बीच में क्या 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 हुआ, तो यहाँ पर 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट, 1905 से लेकर के और 7 तक स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और उनके लीडर थे लाल बाल पाल, ठीक है। उसके बाद सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, और कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर ही बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है, और किया किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था,
लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन 1911 के अंदर बंगाल को रीमर्ज कर दिया गया क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो अब यहाँ पर डिसाइड किया गया कि बंगाल को फिर से रीमर्ज कर देते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम बात करेंगे 1915 के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं इंडिया में, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, गांधी जी एज द पीपल्स लीडर, ठीक है। जब गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया कम बैक करते हैं तो आते ही उन्होंने देखा कि मतलब उनको एक तरह से खुशी भी हुई तो एक तरफ दुख भी हुआ। तो दुख कैसे हुआ, खुशी कैसे हुई, दोनों जान लेते हैं। खुशी कैसे हुई कि इंडिया अब पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है, इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी हैं, अंग्रेजों के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं जो पहले कभी नहीं उठाई गई थी। जो पहले डरा करते थे अंग्रेजों से, अब धीरे धीरे उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई। ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख होता है जब वो अलग अलग जगहों पर जाकर देखते हैं कि इंडिया को किस तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, काम के बदले में जो है उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन देखकर वो थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है। सो गांधी जी एज अ पीपल्स लीडर, अब वो आकर के किससे मिलते हैं, सबसे पहले 1915 के अंदर जब वो आए तो आते ही किससे मिलते हैं, उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे, उनका नाम क्या था, गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे, पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी जी कौन थे, पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये इनके पॉलिटिकल मेंटोर थे गांधी जी के, राइट। इनसे मिलते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा ठंड रखो, ठीक है, क्योंकि यंग तो थे ही, थोड़ा सा खून ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी के अभी जो है वो बड़े से बड़े मूवमेंट को लॉन्च करता हूँ और ब्रिटिशर्स को तो यहाँ बहुत जल्दी भगा दूंगा, ये वो करके, है ना। तो थोड़े से यंग तो थे और खून में उबाल ज़्यादा होता है। तो उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे उन्होंने कहा कि ठंड रखो, अभी थोड़ा सा आप इंडिया को विजिट करो, इंडिया में जाकर देखो जगह जगह पर क्या सिचुएशन चल रही है, फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान करेंगे ना, प्लान करेंगे और फिर तब जाकर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, उनकी बात को माना और 1915 से लेकर के 16 तक, ठीक है, वो इंडिया को विजिट करते रहे। इन बिटवीन क्या होता है, 16 के अंदर, 1916 के अंदर गांधी जी को बीएचयू की ओपनिंग के लिए क्या आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है और गांधी जी वहां जाते हैं और वहां पर लोगों को पहली बार लोगों को पता चला कि गांधी जी इतने बड़े नेशनल लीडर हैं, क्योंकि पहली बार वो आते हैं। गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस भी वहीं देखी जाती है बीएचयू के अंदर। तो गांधी जी ने वहां पर देखिए क्या कहा, जो रिच पर्सन थे या जो वहां पर गरीब लोग आए हुए थे तो उनके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, तो वही सब यहाँ पर करेंगे। गांधी जी made the freedom struggle and the national movement representative of the mass movement, the transit from the elite peasant working class and encompassed every section of the society। तो गांधी जी चाहते थे कि ये जो हमारे नेशनल मूवमेंट हो गए ना, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब तक एक बड़े लेवल पर हम मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है ना। और पीपल स्टार्टेड द वॉन्टरिंग द गांधी जी रेफरिंग हिम एज द महात्मा, ठीक है। अब गांधी जी के आने से उनको, उनके मन में एक होप, एक आशा, एक उम्मीद जाग चुकी थी कि गांधी जी जब विदेश में जाकर के वहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ के सत्याग्रह मूवमेंट से लोगों को जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो वहाँ पर लोगों को इस तरह से राइट दिला सकते हैं, तो वो अपने इंडिया में क्यों नहीं करेंगे। तो गांधी जी के लिए उनके मन में एक होप जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। सो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट गांधी जी लिव्ड लाइक देम। तो जब गांधी जी जा करके, मैंने कहा ना कि 15 से लेकर 16 तक वो लोगों से मिलेंगे, जगह जगह जाकर के विजिट करके लोगों के बारे में पता करेंगे, उनकी सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पर गांधी जी जब जाते थे लोगों के बीच में तो उन्हीं की तरह से ड्रेस पहना करते थे, ठीक है, उन्हीं की तरह से लैंग्वेज स्पीक किया करते थे। स्टार्टेड विद देम, एम्पथाइज विद देम एंड द आइडेंटिफाई विद देम, ठीक है। तो उनको एक पल के लिए लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि ये इतने बड़े लीडर हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमें एक इतने बड़े लीडर से बात करनी चाहिए या उनसे बातचीत करते थोड़ी सी हेजिटेशन, तो ऐसा लोगों को कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि वो लोगों से हंस करके बातें करते हुए, है ना, मतलब ऐसे रहते थे जैसे फ्रेंड, राइट। तो इस तरह से लोगों के वो फेवरेट धीरे धीरे बनते चले गए। गांधी जी वेंट अमंग द पीपल इन अ सिंपल धोती और द लॉन। गांधी जी ने देखा कि यार मैं तो सूट बूट में हूँ जब स्टार्टिंग में आए, है ना,
तो मुझे ये सूट बूट मेरे किस काम के, अगर मेरे इंडियंस जो है उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं भी जो है वो, जब तक मेरे सभी इंडियंस को कपड़े नहीं मिल जाते तो मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा। और वो सिंपल धोती में क्या करते थे, लाइन क्लोथ जिसको बोलते हैं, तो सिंपल धोती में वो लोगों से मिलने के लिए जाते थे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई इतने बड़े लीडर हैं, सूट बूट में आए हैं, ये करना है वो करना है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। सो ही स्पेंड सम पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा एंड एनकरेज देम द नेशनल डू लाइकवाइज। तो वो ऐसा किया करते थे कि छोटे लोगों को ना लोग थोड़ा सा कम मतलब उनसे बातचीत किया करते थे, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता था बातचीत करने का, है ना। तो गांधी जी ने लोगों के बीच में जा करके उनको सेल्फ मोटिवेट किया, है ना, कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। उनको इंस्पायर किया कि देखो, तुम्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए, डेली अपने घरों में चरखा चलाना चाहिए। चरखे से क्या होगा, तुम लोग कपड़ा बुनाओगे, है ना, तुम लोग धागा बनोगे, धागे से कपड़े बनाए जाएंगे, तो तुम लोग धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, तो तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट इतना तो तुम अर्न कर लोगे कि अपना और अपनी फैमिली को तो सर्वाइव ठीक से कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से लोगों को एनकरेज किया करते थे गांधी जी एज द पीपल्स लीडर। गोखले's एडवाइस, गांधी जी spent a year traveling around the British India, getting to know the land and its people. सो गांधी जी ने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस को माना और लोगों से मिलने के लिए चले गए। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज एट ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनको बीएचयू कहा जाता है। फरवरी 1916 के अंदर बीएचयू की ओपनिंग के दौरान गांधी जी को वहां पर बुलाया गया, उनको इनविटेशन आया और गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, यानी कि पहली बार वो जनता के सामने, इतने बड़े लेवल पर जनता के सामने आए, ठीक है। व्हेन जब सभी लीडर एक के बाद एक बोलते जा रहे थे, तब गांधी जी की टर्न आई तो गांधी जी ने बोलना स्टार्ट किया। अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं वहां पर। गांधी जी कहते हैं, व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक, गांधी जी चार्ज्ड द इंडियन एलीट विद अ लैक ऑफ द कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी एलीट फैमिली के लोग आए हुए हैं, एलीट पीपल आए हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सूट बूट में तुम लोग आए हुए हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि तुम सूट बूट में हो, बाकी की जनता को कपड़ा तक नहीं मिल रहा है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आप ये कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसों को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कीजिए, कहीं ना कहीं उन पैसों से गरीबों की हेल्प कीजिए, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द बीएचयू, ही सेड दैट द सर्टेनली द मोस्ट द गॉर्जियस शो, बट he worried about the contrast between the the bedecked noblemen, the present, and the million of the poor people Indian who were absent. वहां पर ज्यादातर अमीर लोग आए हुए थे, सूट बूट वाले लोग आए हुए थे, जमींदार हो गए, बड़े बड़े पीजेंट्स हो गए, है ना, जो लॉयर थे, डॉक्टर थे, इस तरह से सभी एलीट फैमिली के लोग आए हुए थे। लेकिन लाखों लोग ऐसे थे जिनको वहां पर नहीं आने दिया गया था। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, कैसा इंडिया है, इंडिया की ये कंडीशन कैसे है। तो इस बात को लेकर के वो सोचते रहते हैं कि मैं इस तरह के ये जो डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, ठीक है, एलीट फैमिली में और पुअर लोगों में, तो इस डिस्टेंस को मैं ख़त्म करके रहूँगा। तो इसीलिए वो ये लोग ये ना सोचे कि बाकी के लीडर्स की तरह भी गांधी जी हैं ना, तो लोगों से बहुत हंस करके और उन्हीं की तरह से उनसे मिला करते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट आएंगे क्या, नेक्स्ट आते हैं हम, गांधी जी एज द पीपल्स लीडर। Gandhiji told the privileged, the invitees, and there is the no salvation for India unless you strip yourself for this jewelry and hold it. तो आपने ये जो ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है ना, सूट बूट में आए हुए ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, तो इसकी कीमत ना आप उनकी हेल्प से आंको, जो आपने पहना हुआ है, तो बेटर है कि आप इनको पहनने के बजाय आप उनकी हेल्प करें जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जिनको कपड़ा तक पहनने के लिए नहीं मिल रहा है। सो देयर कैन बी द स्पिरिट द सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। तो हम जब तक आज़ाद नहीं हो सकते, जब तक इस तरह की बातें हमारे देश के अंदर होती रहेगी, ऊंच नीच का भेदभाव होता रहेगा, तब तक हम अपने आप को फ्री नहीं कह सकते हैं। He went on the, if we take away, allow the others to take from the peasant almost whole and the other result their labor, our salvation can only came through the farmer. हमारी जो आज़ादी है वो केवल और केवल फार्मर के बेस पर है, ठीक है, क्योंकि फार्मर का सेक्शन जो है बहुत बड़ा है, एलीट सेक्शन बहुत छोटा है। तो अगर हम बड़े सेक्शन पर ध्यान देंगे, अगर हम बड़े की हेल्प करेंगे, तभी जाकर के हमारी कंट्री जो है वो फ्री हो सकती है। अदरवाइज जब देश के किसान ही गरीब होंगे, देश के किसानों को ही वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो फिर किस बात की आज़ादी। तो हम एक बड़े सेक्शन से फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे
हेल्प करेगी हमारे इस मूवमेंट के अंदर या इस प्लानिंग के अंदर या ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को जो है बातें करते हुए बताया। ठीक है, नाउ बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर हम नेशनल मूवमेंट्स का बैकग्राउंड यहाँ पर जानते हैं कि क्या रहा। 1917 के अंदर, 16 के अंदर वो हो गया था सब, ठीक है, बीएचयू की ओपनिंग में गांधी जी ने इस तरह की स्पीच दी थी लोगों को, ठीक है, सुन ली थी। देन उसके बाद उसी स्पीच के दौरान ही जब गांधी जी जब बाहर निकल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें एक बिहार के एक पर्सन आते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ला जिनका नाम था, वो उनसे मिलते हैं और सारी बिहार की कंडीशन बताते हैं कि वहाँ पर इस तरह से इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जाती है और इंडिगो की प्लांटेशन के बाद लैंड को 3 से 4 साल के लिए फ्री छोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। अब ये सोचिए 3 से 4 ईयर्स तक उसको फ्री रखा जाएगा, ठीक है, 3-4 ईयर्स उसको फ्री रखा जाएगा। तो इन 3-4 सालों के अंदर किसान क्या खाएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम गांधी जी ने उनके सामने रखी। तो गांधी जी ने 1917 के अंदर गांधी जी सक्सेसफुली लेड द चंपारण मूवमेंट। तो बिहार में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में जो है वो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया 1917 के अंदर। ही वांटेड टू सीक द सिक्योरिटी ऑफ द पीजेंट एंड देयर फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप देयर चॉइस। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने कहा कि देखो भाई, हमारी ये डिमांड है कि पीजेंट्स को अपनी, ठीक है तुम्हारी कल्टीवेशन करेंगे लेकिन थोड़े से पार्ट पर करेंगे, पूरी की पूरी तुम खेती इंडिगो की करवा रहे हो, फिर उसके बाद 3-4 साल के लिए उसको छोड़ा जा रहा है, तो किसानों को अपने तरीके से फसल उगाने का राइट दिया जाए। तो गांधी जी की ये डिमांड थी, तो गांधी जी इसमें सक्सेस भी हो गए थे, ठीक है। 1918 के अंदर क्या हुआ था, 1918 के अंदर 2 बड़े मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए गए गांधी जी के द्वारा। कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से, एक तो था खेड़ा मूवमेंट और एक था आपका जो है वो खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, ठीक है। सो कल्टिवेट ये हो गया 1918 के अंदर। ही लेड द स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। तो जो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स जो थे ना, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अहमदाबाद में मिल जो फैक्ट्रीज वगैरह थी जिसमें कपड़ा बनाया जाता था वो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम किया करते थे। लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था या फिर उनके वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनके अंदर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कि जो वो लोग वहाँ पर काम किया करते थे, इवन थोड़े से ब्रिटिशर्स भी करते थे, तो उनको सैलरी वगैरह ज़्यादा दी जाती थी, उनको फैसिलिटी दी जाती थी, इंडियंस को नहीं दी जाती थी। तो उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए काम ज़्यादा कराते थे, 18-18, 20-20 घंटे काम कराते थे, लोगों को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था, तो उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। तो गांधी जी ने वहाँ पर भी 1918 के अंदर जो है वो मूवमेंट लॉन्च किया। अब यहाँ पर तीसरा जो मूवमेंट आता है उसको कहा जाता है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट किस लिए था कि गांधी जी को ये कंप्लेंट मिली कि पीजेंट्स के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स इम्पोज किया हुआ है, इतना ज़्यादा किया है कि वो उसको ठीक से पे भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरा दे दोगे तभी भी वो बैलेंस रह जाता है। तो वो किस तरह से अपनी फैमिली को सरवाइव करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इस तरीके से गांधी जी ने उस टैक्स में रिबेट दिलाने के लिए, उस टैक्स को थोड़ा सा कम कराने के लिए खेड़ा में जो है मूवमेंट लॉन्च किया, सत्याग्रह मूवमेंट, और वहाँ पर गांधी जी को तीसरी सक्सेस मिलती है। तो गांधी जी के 3 बैक टू बैक सक्सेस के बाद अब गांधी जी नेशनल लीडर बन जाते हैं। गांधी जी इतने बड़े लीडर बन जाते हैं कि जो लोगों की थोड़ी होप जगी थी ना, वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। तो लोग अब पूरी तरीके से होप लगाए बैठे हैं कि गांधी जी कुछ कर सकते हैं इंडिया को फ्री कराने में या ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से भगाने में, ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी दिलाने में। तो गांधी जी कुछ कर सकते हैं। तो ये 3 बैक टू बैक मूवमेंट जो है वो लगाए गए थे। अब हम बात करते हैं कि 1914 से लेकर 1918 में हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द सेंसरशिप दैट द प्रेस द परमिटेड। अब ये 1918 तक की बात हो रही है सारी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, 1914 से लेकर 18 तक के बीच की बात कर रहे हैं। तो उसमें ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो ज़्यादा ना इंडिया के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाया हमारे इंडियन लीडर्स ने। और एक के बाद एक ये जो गांधी जी ने जैसे ये सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए ना, तो इसमें गांधी जी को सक्सेस मिलती है, क्योंकि इस तरीके से थोड़ी सी कमी जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से देखी गई कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, इसीलिए इंडियंस ने अपने आप को इनिशिएट किया, ठीक है। सो 1918 में जब ये वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, ठीक है, उसके बाद जब एंड होने के बाद ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाना था, उसको रोकना था। तो उसके लिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं और उनसे एक जो है वो एक अथॉरिटी लेकर आते हैं कि हमें अपने तरीके से इंडिया में बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद करने का राइट दे दिया जाए, ठीक है।
और सेंसरशिप ऑफ द, और इसके अलावा अगर इंडिया में किसी ने भी, किसी की भी प्रेस में भी अगर हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल रिलीज किया जाता है तो हम उसकी प्रेस को भी सीज कर सकें। इस तरह का राइट जो है, मतलब अपने तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे, आपको हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की एक अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट से लेकर आए थे, ठीक है। सो जो है वो एक रॉलेट कमेटी बनाई जाती है। एट द recommendation of the Rowlatt Committee, these policies were continued in response it Gandhi ji called the nationwide camping the Rowlatt Act, ठीक है, जिसको and बंद were observed, और बंद भी लगाया जाता है। मतलब कहने का, इस जो ये एक्ट पास करवा के लाए थे, ये जो अथॉरिटी साइन करवा के लाए थे, इस एक्ट को बोला जाता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। सो ये रॉलेट एक्ट क्या था, पता लग गया होगा कि ट्रायल बेस पर, ट्रायल बेस का मतलब होता है सिर्फ संदेह के आधार पर किसी अगर इंडियन को, मान लो ये कहते हुए, या अपने, चाहे वो आपस में ही बात कर रहे हो, अपनी पर्सनल बात ही कर रहे हो, अगर उनको लगा कि ये उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ संदेह के बेस पर उनको अरेस्ट करते और जेल में डाल देते, अरेस्ट करते जेल में डाले। ऐसे बहुत सारे हजारों लोगों को अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया गया। इवन प्रेस को भी सीज कर दिया गया, बहुत सारी प्रेस को जो अंग्रेजों के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश किया करती थी, और उनको पूरी तरह से बोल दिया कि अगर तुम इस काम को दोबारा करोगे, बाकी की जो प्रेस थी, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जेल में जो है भरने के बाद वहां पर लोगों की दम घुटने से डेथ होने लगी, उनको कस्टडी के अंदर मारा पीटा जाता था तो डेथ होने लगी। तो ये एक पूरे इंडिया के अंदर ना ये बात फैल जाती है कि किस तरीके से इंडियन के साथ वो ब्रुटलिटी से पेश आ रहे हैं ना, मतलब उनको, उनके साथ बैड ट्रीट कर रहे हैं, उनको हार्श पनिशमेंट दे रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, इस रोलेट एक्ट को खत्म कराने के लिए इसके अगेंस्ट जो है वो नेशन वाइड कैंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़े लेवल पर हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पूरे हमारे इंडिया के अंदर बंद लगा दिया गया था। बंद इन द सेंस कि स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले स्टूडेंट्स ने क्या किया, जाना बंद कर दिया, वहाँ पर ताला लग गया। जो मिल वर्कर्स थे वहाँ पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वहाँ पर ताला लग गया। देन उसके बाद शॉपकीपर से उन्होंने वहाँ से जो भी ब्रिटिशर्स के जो सामान वगैरह लिया करते थे, वहाँ पर उन्होंने सेल परचेज करने से मना कर दिया, वहाँ अपनी शॉप्स को शट डाउन कर दिया। लॉयर्स ने लीगल एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया। रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हम लोग काम नहीं करेंगे। तो पूरे इंडिया के अंदर ये बंद लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी बीच क्या होता है, रॉलेट एक्ट होता है, ठीक है। 1919 के अंदर ही दो इंसिडेंट हुए थे, एक तो रॉलेट एक्ट और दूसरा क्या था, खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 1920, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी डेट में, है ना। तो 1919 से 1920 के बीच में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वाज द मूवमेंट द मुस्लिम, ये जो मूवमेंट था वो मुस्लिम्स के लिए था। देखो क्या होता है इसमें, खिलाफत मूवमेंट में ये जो ऑटोमन ये जो एम्पायर के जो खलीफा थे, द टर्किश सुल्तान और द खलीफा मस्ट रिटेन द, तो ये जो ऑटोमन टर्की जिसको बोलते हैं ना, ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं, जिसका आते हैं टर्की बोलते हैं, तो उनके जो खलीफा थे वो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे रहे थे। जर्मनी हार गया, ठीक है। जर्मनी हार गया तो उनका साथ देने वाली सारी की सारी कंट्रीज भी हार गई, ठीक है, डिफीट हो गई। अब उन हारी हुई कंट्रीज पर ये जो जीती हुई कंट्री थी उन्होंने पेनल्टी लगा दी कि जितना भी हमारा नुकसान हो सारा का सारा तुम दोगे। अब अपने स्पिरिचुअल हेड को या अपने खलीफा को या अपने रूलर को इस तरह के टेंशन में वो लोग नहीं देख सकते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, है ना। तो धीरे धीरे करते करते वो क्या कर रहे थे कि इस तरह से टेंशन में ना देखकर उसको टेंशन से बाहर निकालना चाहते थे, है ना। और इन्होंने डिमांड करी कि द टर्किश सुल्तान और द खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल द मुस्लिम स्प्रेड प्लेसेस ईस्ट वाइल द ऑटोमन एम्पायर द जियारत। तो इनकी डिमांड क्या थी कि जो भी मुस्लिम एरिया है, अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, जो भी मुस्लिम एरिया है जहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी है, तो वो पूरा का पूरा एरिया जो पहले ऑटोमन एम्पायर का हुआ करता था, तो वो सारा का सारा उनको वापस दे दिया जाए, है ना। क्योंकि कुछ लोग जो है, ब्रिटेन ने कुछ एरिया ले लिया था, फ्रांस ने कुछ एरिया ले लिया था, तो वो वापस लेने की डिमांड कर रहे थे। मस्ट रिमेन द अंडर द मुस्लिम सोवर्निटी, और मुस्लिम की खोई हुई जो सोवर्निटी थी, मान सम्मान जो था, प्रतिष्ठा जो थी, वापस लाना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, तो इसके लिए खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल हिम द डिफेंड द इस्लामिक फेथ। कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर दो जो ब्रदर थे, है ना, दो ब्रदर थे जिनको क्या कहा जाता है, अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो इन दो ब्रदर्स ने क्या किया, अली ब्रदर्स, ठीक है। तो अली ब्रदर्स ने क्या किया, अली ब्रदर्स। अब ये जो अली ब्रदर्स थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो इन दोनों ब्रदर ने एक खिलाफत कमेटी बनाई,
ठीक है। और ये खिलाफत कमेटी जो है, ये दोनों ब्रदर जाते हैं गांधी जी के पास हेल्प मांगने के लिए, कांग्रेस लीडर के पास जाते हैं। गांधी जी जब इनको कांग्रेस लीडर से मिलाने के लिए जाते हैं और प्रपोजल रखते हैं कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, और गांधी जी तो कब से हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की सोच रहे थे कि कब हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो और कब हम इस यूनिटी को लेकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर सके, है ना। तो गांधी जी ने तो फौरन हाँ कर दी और इसी तरह से कांग्रेस लीडर ने भी हाँ कर दिया। तो इस तरीके से कांग्रेस ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट में और खिलाफत कमेटी का साथ दिया। इसी तरह से जब 1920 के अंदर इसी टाइम जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी ने अपना भी एक जो है वो नेशनल मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था NCM, ठीक है, जिसका नाम क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM जिसको बोलते हैं। 1920 के अंदर गांधी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ये पैरेलल थे दोनों, खिलाफत मूवमेंट और NCM। Gandhiji hoped that the non-cooperation with the Khilafat, the idea of the two religious community, Hindu and Muslim, could collectively bring and end the colonial. तो जब तक हम collectively एक साथ होकर मिलकर के काम नहीं करेंगे, तब तक हम colonial rule का end नहीं कर सकते हैं. These movements certainly the unleashed the surge, the popular action that was altogether the unprecedented to the colonial India. जब हम सारे इकट्ठे होकर colonial period, colonial India को free करवाएंगे, ब्रिटिशर से जो है वो आज़ादी दिलाएंगे, तब इस तरीके से दोनों ही कम्युनिटी को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही कम्युनिटी को बेनिफिट होगा और पहले की तरह हम फिर से जी पाएंगे. स्टूडेंट स्टॉप द, तो इस तरीके से मैंने बताया कि स्टूडेंट ने जो है वो स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दिया था, लॉयर ने रिफ्यूज़ कर दिया था एक्टिविटीज़ करने से, लॉयल एक्टिविटीज़, लीगल एक्टिविटीज़ करने से. वर्किंग क्लास वेंट ऑन द स्काई ऑन द मेनी टाउन्स एंड द सिटी. और हिल ट्राइब्स ने क्या किया था, हिल जो ट्राइबल पीपल थे इन द नॉर्थ आंध्र वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ. तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ लगा रखा था ना कि तुम फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, बिना उनकी परमिशन से तुम कोई भी जो है वो जंगलों में काम नहीं कर सकते हो, जो पहले किया करते थे. तो इस तरह से वहाँ के लोग भी जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. तो सभी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास तो सॉल्ट सत्याग्रह. तो ये तो था 1918-20 के बात है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे 1920 तक तो हमने देख लिया. अब यहाँ पर 1920 से लेकर 28 तक की बात करेंगे, ठीक है. ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक यहाँ पर आपको डेट बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर सको. 1920 के अंदर NCM स्टार्ट हो रखा था, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा. 1920 से लेकर के 22 तक NCM बहुत अपने जोर शोर से चलता रहता है, बहुत अपने पीक लेवल पर था, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना. लेकिन फरवरी 1922 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा. क्या होता है, चौरी चौरा. इस चौरी चौरा इंसिडेंट से गांधी जी ने क्या किया, अपना NCM कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि अपना NCM जो है वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. क्यों, क्योंकि इस घटना में हिंसा हुई थी. चौरी चौरा इंसिडेंट उसको कहा जाता है जिसमें एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था. गांधी जी ने इस घटना को जब सुना तो गांधी जी ने कहा कि जब तुम्हें अपनी करनी है तो ठीक है, मैं अपना मूवमेंट वापस ले लेता हूं. और गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, ठीक है. और गांधी जी को 1922 के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है. गांधी जी को 1922 के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है और 1924 के अंदर इनको रिलीज भी कर दिया जाता है, इनको रिलीज भी कर दिया जाता है, ठीक है. 1924 तक की कहानी आ गई, ठीक है. देन उसके बाद 94 से 1928 तक गांधी जी ने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया. तो गांधी जी क्या कर रहे थे, सवाल आता है ना. तो गांधी जी क्या कर रहे थे, तो गांधी जी इन बिटवीन, इन 4 सालों के अंदर क्या कर रहे थे, गांधी जी सोशल वर्क कर रहे थे. गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी सोशल वर्क कर रहे थे, यानी कि लोगों को इंस्पायर कर रहे थे चरखा चलाने के लिए, लोगों को जैसे हरिजनों के पास जा करके और उनको खुद जो है वो काम पहले खुद करते थे, जैसे टॉयलेट साफ करना होता था, झाड़ू लगानी होती थी, एनिमल्स को चारा देना होता था, फॉडर्स वगैरह देना होता था. इस तरीके से उनके साथ काम कर रहे थे. विमेन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, है ना. और इस तरीके से जो सोशल इविल्स थे, जो सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई थी, उनको रिफॉर्म करने का काम कर रहे थे इन बिटवीन, ठीक है. फिर 1928 के अंदर क्या होता है, 1928 के अंदर यहाँ पर हम 2 इंसिडेंट देखेंगे, ठीक है. तो 1928 के अंदर एक एंटी साइमन कमीशन जो है वो चलाया जाता है, एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट. अब ये साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन वो था जिसमें लाला लाजपत राय की, साइमन कमीशन जो मूवमेंट था, इसी के अंदर लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है. तो ये मूवमेंट था क्या, तो इस मूवमेंट में जो साइमन कमीशन, मतलब सर जॉन साइमन जो थे, उन 2 या 3 लोगों की एक ग्रुप आता है, एक टीम आती है,
जो कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आए थे कि हम बताएंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और उसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। अब खुद सोचो जरा, अगर आपके घर में कोई आ करके और आपसे कोई बिना पूछे, मतलब आपके करियर का सवाल है, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरा आकर के बोल रहा है, चाहे कोई बहुत ही दूर का रिश्तेदार लगा लो, आकर बोल रहा है कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये जरूर करना है, तुम्हें गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरी लाइफ का डिसीजन है, या तो मैं लूंगा या मेरे मम्मी पापा लेंगे, आप कौन होते हो करने वाले? जाहिर सी बात है। तो ये साइमन कमीशन जब आया था तो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आया था, जिसमें इंडिया के लोगों से ही नहीं पूछा गया था। अब इसको प्रोटेस्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, जिसके लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय। जब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को पता चली तो ऑफिसर ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, और वहां के पुलिसमैन, अब जो ऑर्डर फॉलो करना ही था, तो वहां के पुलिसमैन ने लाठियों से और भीड़ पर बरसाना उसको स्टार्ट कर दिया, और उसकी एक लाठी जो है वो लाला लाजपत राय के सर पर आकर लगती है, और जिससे क्या होता है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। इन बिटवीन 1928 के अंदर ही एक तो ये इंसिडेंट हुआ था, और इसी में बारदोली सत्याग्रह भी चल रहा था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात के अंदर, जिनके लीडर थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये इनके लीडर थे। तो किसानों में जो किसानों पर जो बहुत ही टैक्स रेवेन्यू इम्पोज किया हुआ था, या उनके कल्टीवेशन को लेकर के, तो इस तरह का मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1928 के अंदर, बारदोली मूवमेंट, ठीक है। So again by the 1928 political activism started brewing in India। तो 1928 में फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत जोर शोर से चलने लगती है। 1929 के अंदर कांग्रेस का एक सेशन होता है, क्योंकि कांग्रेस के सेशन होते रहते थे, है ना, कभी कहीं, कभी लाहौर, कभी कलकत्ता, कभी सूरत, कभी कहीं मद्रास, कभी नागपुर, कभी यहाँ पर होते रहते थे, ठीक है। इनसे सेशन से नहीं आएगा, बस एक या दो सेशन से पूछा जाएगा, खास करके इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 1929 के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पर? लाहौर में, जिसमें नेहरू जी को, जो सबसे यंगेस्ट लीडर थे, इनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। इनकी लीडरशिप में ये सेशन हेल्ड किया जाता है, वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इन द सेशन द पूर्ण स्वराज, इस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया था पहली बार। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है कि जब तक हम कंप्लीट इंडिपेंडेंसी को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ना चुप बैठेंगे और ना ही उनको चैन से बैठेंगे, ना ही उनको बैठने देंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड कौन से सेशन में रखी गई थी? लाहौर सेशन में, जो कि हुआ था 1929 के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद वाज द प्रोक्लेम एज द मोटो, एंड 26 जनवरी 1930 को हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, अपना जो है एक तरीके से कि अपना आज़ादी का दिवस जो है वो मनाना शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और तब से लेकर 26 जनवरी, तब से लेकर के और आज तक हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार हमें अपने नेशनल फ्लैग के साथ हमने अपनी आज़ादी को घोषित कर दिया था, ठीक है। पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया था, ढोल नगाड़े बजा करके सेलिब्रेट किया था, है ना। चारों तरफ खुशियाँ थी, और लोगों के मन में एक तरीके से इंस्पायर हो गए थे, एक तरीके से मोटिवेट हो गए थे कि हाँ, अब तो हम गांधी जी के साथ हैं, अब तो जो है अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम अपना जो ये इंडिपेंडेंसी है इसको अचीव करके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्ट सत्याग्रह। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने 1930 के अंदर एक और नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया, जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जिसको कहा जाता है CDM, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, राइट। तो ये सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का ही पार्ट है क्या? दांडी सॉल्ट मार्च, ठीक है। आफ्टर रिपब्लिक डे ऑब्जर्वेंस, गांधी जी अनाउंस हिज प्लान टू मार्च द ब्रेक सॉल्ट लॉ। अब देखिए, गांधी जी का दूसरा मूवमेंट क्या था? गांधी जी का दूसरा मूवमेंट था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक पर, सॉल्ट पर टैक्स लगाया हुआ था। सोचे जरा, नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है, हमारे फूड आइटम का एक नेसेसरी पार्ट होता है ना, नेसेसरी फूड आइटम होता है। इसके बिना तो अगर मम्मी सब्जी बनाएगी तो मम्मी क्या बना दिया आपने, सब्जी में नमक डालना भूल जाती है तो अच्छी बिल्कुल टेस्टलेस लगती है ना। और सोचो जरा, नमक को तो हर कोई खरीदेगा, और खरीदेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉकेट में पैसा जाएगा, क्योंकि सब लोग खरीदेंगे तो पैसा देंगे, और वो पैसा जाएगा उनकी पॉकेट के अंदर। तो सॉल्ट पर तो एटलीस्ट उनको टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसको गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इसको यूज करता है, तो कम से कम ये चीज तो छोड़ देनी चाहिए ना।
लेकिन नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, प्लान किया कि हमें इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है, और इस लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी ने अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में इस दांडी मार्च को स्टार्ट किया था। फिर गांधी जी जैसे जैसे जिस भी गांव से, जिस भी विलेज से, जिस भी गली से गुजरते रहते, वैसे अच्छी खासी भीड़ जो है वो गांधी जी के पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि नमक जैसी चीज पर अगर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था और नमक सभी को चाहिए था, तो सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। नाउ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कहां से, गांधी जी ने बिगिन हिज मार्च फ्रॉम द आश्रम टू ओशन, साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से, और ओशन का मतलब दांडी तक ये यात्रा अपनी जारी रखी। ही रीच द शोर एंड मेड द, फिर जैसे ही वो कब गए, वो पहुंचे दांडी 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं, और दांडी पहुंचकर उन्होंने क्यारियां बनाई छोटी छोटी, और उस क्यारियों में क्या किया, सी वाटर स्प्रेड किया, और जब वो पानी वापर हो जाता है, वाटर वापर हो जाता है, तो नमक नमक नीचे बच जाता है, और इस तरीके से उनकी कंपनी के सामने, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने बना रखी थी, उसके सामने ही इस तरह से नमक बना करके ये कानून को ब्रेक कर देते हैं। गांधी जी ने हालांकि वार्न किया भी था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्न किया भी था कि या तो देख लीजिए आप ये सॉल्ट लॉ को हटा दीजिए, अदरवाइज तो हम वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 5 उसका जो है वो 11 मार्च तक का टाइम दिया गया था कि या तो तुम 11 मार्च तक ये सॉल्ट लॉ हटा लीजिए, अदरवाइज तो वेरी नेक्स्ट डे फिर आप हमारा स्टेप देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो नहीं बात मानी, फॉर ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया गांधी जी की बात को। अब नहीं माने तो गांधी जी ने शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, गांधी जी को भी नहीं लग रहा था कि मुझे सही सलामत वहां तक पहुंचने दिया जाएगा, है ना, गांधी जी को भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो पहुंच गए। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी उनको कठिनाइयां सहनी पड़ी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको रिलीज भी किया जाता है, राइट। और वहां पर द मूवमेंट सपोर्टेड बाय द पीजेंट। अब इस मूवमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सपोर्टेड बाय द पीजेंट, वर्किंग क्लास, फैक्ट्री वर्कर्स, लॉयर्स, एंड इवन द इंडियन ऑफिशियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड इट, एंड अदर्स, ठीक है, एंड अदर्स, और भी बहुत सारे लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी दांडी मार्च की, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको, इसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो दांडी, ठीक है, दांडी मार्च वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एटलीस्ट फॉर द 3 रीजन। तो इसको 3 बातों से ज्यादा याद किया जाता है, मतलब 3 पॉइंट ऐसे थे जिसके बिहार पर दांडी मार्च को याद किया जाता है। तो वो 3 पॉइंट क्या थे, वहीं पर हम देखेंगे कि इट बॉट द महात्मा गांधी एंड इंडिया टू अटेंशन द वर्ल्ड। तो इस दांडी मार्च से पूरे वर्ल्ड की कंट्री का अटेंशन हमारे इंडिया पर आकर रुक जाता है। अब गांधी जी का अगला कदम क्या होगा, अब ब्रिटिशर्स किस तरह से गांधी जी की बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी ना सिर्फ इंडिया के लोगों में, ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के लोगों में, ब्रिटेन के लोगों में, बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कंट्रीज जो है वो इस पर नजर बनाए हुए थे कि अब क्या होगा आगे। जैसे क्यूरियोसिटी होती है ना मूवीज में या सीरियल्स को देखने पर, है ना, कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, इसी तरीके से, राइट। सो इट वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन विच द वुमेन पार्टिसिपेशन वाज रियली वेरी नोटेबल। सेकंड क्या है, पहली बार इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन देखी गई थी। इससे पहले वुमेन को पार्टिसिपेट करने से मना किया गया था, वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि एक सॉल्ट की वैल्यू वुमेन ज्यादा जानती है कंपैरेटिव टू मैन के, ठीक है। सो ये बात कही उन्होंने, वॉज रियली नोटेबल। कमला देवी, और किसके कहने पर वुमेन की पार्टिसिपेशन को देखा गया, वुमेन की पार्टिसिपेट कराया गया, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थी। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि हम इस मूवमेंट को सिर्फ मैन तक सीमित नहीं रख सकते हैं, इसमें वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि नमक की वैल्यू क्या होती है। गांधी जी ने ओके कर दिया, डन कर दिया। अब वुमेन भी उनके साथ साथ चल पड़ी, और वुमेन ने यहाँ तक ये भी किया था कि जो भी रास्ते में जो शराब की जो आ रही थी, क्या बोलते हैं, दुकानें वगैरह आ रही थी, उसको तोड़ती फोड़ती चलेगी। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी लेडीज़ को भी, फीमेल को भी, वुमेन को भी अरेस्ट किया गया था, है ना। थर्ड देखेंगे कि थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंस, ये सबसे पावरफुल था कि अब ब्रिटिशर्स को भी रियलाइज हो गया था कि ब्रिटिश टू रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, कि उनका दाना पानी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला इंडिया में, अब जल्दी ही बैक टू पवेलियन होने वाला है। तो उनको भी डर लगने लगा था,
उनको भी चिंता होने लगी थी, उनको भी दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि यार अब तो हम इंडिया ना ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, तो जल्दी ही हमें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। पहली बार उनको ऐसा रियलाइज हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से ये जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डायलॉग्स अब हम करेंगे क्या, राउंड टेबल। ठीक है, एक एक चीज का एक एक आपको ईयर का मैंने बता दिया कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, तो हम स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सारे इवेंट्स को हम कवर कर रहे हैं विद टाइमलाइन। ठीक है, नाउ डायलॉग्स अब यहाँ पर राउंड टेबल देखेंगे कि द एंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ये दांडी मार्च खत्म हो गया था, ठीक है, तो अब इस बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हेल्ड करवाई गई। मतलब हम बात को यहीं रफा दफा करते हैं ना, बातचीत से हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब वो बातचीत क्या होती है और वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है लंदन के अंदर, जिनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मतलब इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि लंदन में थी, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं। ठीक है, सो लंदन में होती थी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंदन। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। तो फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी, नवंबर 1930 में। ये याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा टाइमलाइन से। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल जो थी वो फेल हो गई, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया ही नहीं। ठीक है, तो ये फेल हो जाती है। सेकेंड राउंड टेबल के अंदर जो कि हुई थी 1931 के अंदर। ठीक है, 1931 के, अब सोचो जरा, 1930 में तो गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे, सीडीएम चला रखा था, है ना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया हुआ था। तो जब ये खत्म हो जाता है, दांडी मार्च खत्म हो जाता है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया, लेकिन जल्दी इनको फ्री कर दिया गया। तो जब गांधी जी फ्री होकर रिलीज होकर आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक वो थे, क्या बोलते हैं, इरविन जो थे, वॉयसराय थे, तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया, गांधी जी से, इरविन, ठीक है, गांधी जी से बातचीत करने के लिए ना उनको बुलाया। ठीक है, पहले तो इंडिया के अंदर ही उन्होंने बातचीत करी कि आप ऐसा कीजिए कि हम जो है वो आपकी डिमांड को मान लें। गांधी जी ने उनके सामने अपनी 11 डिमांड्स को रखा था इरविन के सामने। ठीक है, कि हमारी ये डिमांड है, बदले में जैसे कि नमक पर से आप पूरा का पूरा ये कानून हटा दीजिए, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को आपने प्रिजन किया हुआ है, जितने भी इंडियंस को प्रिजन किया उनको आप रिलीज कर दीजिए। तो इस तरह से गांधी जी की तरफ से 11 डिमांड्स को रखा गया था। बदले में इरविन ने क्या कहा कि आप अपने इंडियन को बोलो या पॉलिटिकल लीडर्स को बोलो कि इंडिया से जो है मतलब ब्रिटेन के लिए इंडिया से सोल्जर्स भेजे वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सो एक बार जब हम वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो हम आपका इंडिया आपको दे देंगे और हम बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। तो इस तरह का प्रॉमिस किया गया इरविन के द्वारा। गांधी जी को लगा कि चलो देख लेते हैं, अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बिना लड़ाई वड़ाई के अपना चले जाएंगे और हमें फ्रीडम मिल जाएगी। तो गांधी जी ने ओके कर दिया। ठीक है, अब इस तरह की बातचीत के लिए गांधी जी को इनवाइट किया जाता है कि ये सारी बातचीत हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इस तरह से बातचीत करने के लिए गांधी जी को वहां बुलाया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ तो ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जो अदर पॉलिटिकल कांग्रेस लीडर थे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ये ठीक नहीं किया, है ना। तो गांधी जी के इस बर्ताव से फिर वो धीरे धीरे जो है वो असाइड होने लगते हैं। कुछ को ये बात गलत लगी और कुछ को बात ये सही भी लगी। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी अदर पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट किया कि देखो जब हमें आज़ादी मिल रही है तो करने में क्या बुराई है। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में बातचीत करने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन गांधी जी रिप्रेजेंट द कांग्रेस, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट किया। हिज क्लेम द पार्टी रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया केम टू अंडर द चैलेंजेस फ्रॉम द थ्री पार्टीज। फ्रॉम द मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका सेपरेट इलेक्शन हो, उनके लिए मुस्लिम्स के लिए उनको अलग से जो है वो इलेक्शन कराने दिया जाए। दूसरा कह रही थी, दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो भीमराव अंबेडकर है वो भी डिप्रेस क्लास के लिए अपना अलग से इलेक्शन कराना चाहते थे। तो सभी के बिहाफ पर गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव होकर अकेले जाते हैं लंदन, लेकिन वहां गांधी जी से कोई बातचीत नहीं की, बिल्कुल उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और वापस मायूस होकर इंडिया वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चीटर हैं, धोखेबाज हैं ये तो, इन्होंने तो बात ही नहीं की। यहाँ से तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हमको ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन वहाँ पर तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो गांधी जी मायूस होकर जब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ दुगने एनर्जी के साथ अपने मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या कह रहे हैं, एंड द फॉर्म ऑफ द ब्रिलियंट लॉयर एंड द थिंकर बी आर अम्बेडकर। इनकी डिमांड क्या थी, डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए एक
सही उनको दर्जा देना, जो कि बाकी अदर जो मतलब डिप्रेस क्लास क्या होती है, छोटी कास्ट की, क्योंकि ये खुद ही डिप्रेस क्लास के थे, तो उनके साथ इनजस्टिस वो बचपन से ही देख रहे थे कि इनजस्टिस हो रहा था, तो बड़े होकर उनको वो जस्टिस दिलाना चाहते थे। तो उनके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्शन की डिमांड करी, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट थे कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिप्रेस क्लास के लोग अगर सेपरेट इलेक्शन से अलग हो गए तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे मेजॉरिटी से। तो गांधी जी इस बात के खिलाफ थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ये करना चाहते थे। एटलीस्ट क्या होता है 1931 के अंदर ही जो है वो क्या होता है, हु आर्ग्यूड द गांधी जी एंड द कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोअर क्लास। तो उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि कांग्रेस लोअर क्लास के लोगों को, ठीक है, लोअर्स्ट क्लास के लोगों को पूछती नहीं है बिल्कुल भी, उनको हमेशा पीछे कर देती है, बाकी के लोगों को आगे कर देती है जो जनरल कैटेगरी से हैं। तो इसी बात से जो है वो नाराज रहते हैं और उन्होंने सेपरेट इलेक्शन की डिमांड करी। बाद में इनके बीच में जो है वो भीमराव अंबेडकर और इनके बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये पूना पैक्ट क्या था बच्चे, पूना पैक्ट, ठीक है, जो कि 1931 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ था कि जब अच्छा थर्ड जो वो थी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो कब हुई थी, 1932 के अंदर, ठीक है, 1932 के अंदर। तो पहली कब हुई थी 30, सेकंड कब हुई थी 31 और थर्ड हुई थी 32 के अंदर। 1931 के अंदर पूना पैक्ट होता है किस किस के बीच में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। गांधी जी वर्सेस B.R. अंबेडकर, इनके बीच में ये पूना पैक्ट होता है। गांधी जी कहते हैं कि ये आपको जो है वो सेपरेट इलेक्शन नहीं कराने, जब तक कि वो अपने बात पर अड़े हुए थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया फास्ट अनटो डेथ का, कि जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। गांधी जी की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, कुछ ना कुछ, इतने बड़े लीडर हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा। तो गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी के साथ मिलकर के बोलते हैं कि ठीक है, मैं सेपरेट इलेक्शन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप इनके लिए रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो है वो लागू कर दीजिए। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अदर जो चीज़ें होती है, तो उनके अंदर उनकी सीट्स को रिजर्व कर दीजिए, ताकि ये भी आगे आकर के गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी बात को रखने के लिए सरकार के सामने आ सकें, ठीक है। गांधी जी ने इस बात को मान लिया और दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि उनको रिजर्वेशन दे दी जाएगी और सेपरेट इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो ये 1932 तक की बात हो गई थी। आफ्टर द क्रिप्स मिशन फेलियर, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो, ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन था कि 3 पार्टी बनी हुई थी, ठीक है, एक कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग और तीसरी कौन सी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ये क्या थी आपकी जो अदर मतलब प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, ठीक है। तो इनकी और एक वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तरफ तो ये 3 पार्टी थी, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि ग्रुप A B C 3 बन गए थे, ठीक है। सो इसमें बताया गया कि मतलब दोनों, जैसे खास करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में ना आए दिन कोई ना किसी न किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, ठीक है। और तीसरी तरफ कौन थी, तीसरी तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तीनों को इक्वली क्या करने थे, राइट्स देने थे, है ना। तो राइट्स देने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ तो प्लान करना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, तब जाकर के उन तीनों को जो है इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और फिर वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। तो इस बात को लेकर के क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। अब आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्रिप्स मिशन कब इंडिया आया था, ठीक है। और जब ये दोनों के बीच में पैचअप कराना चाहते हैं, इवन तीनों के बीच में ये पैचअप कराना चाहते हैं, मतलब संधि कराना चाहते हैं, तीनों के काम को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके और पूरी अच्छी तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रन करना चाहते थे, लेकिन ये फेल हो जाता है। जो प्रपोजल रखा गया कांग्रेस के सामने, तो कांग्रेस किसी बात पर एग्री होती, तो जबकि मुस्लिम लीग उस पर डिसएग्री हो जाती। कहीं कहीं पर कांग्रेस डिसएग्री हो जाती और मुस्लिम लीग एग्री हो जाती कि भाई ये काम ऐसा है और ये काम तुम्हें ऐसे करना है। फिर कांग्रेस बोलती कि नहीं, ये तो फिर जो है मेजॉरिटी में कांग्रेस ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, तो इसके हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा होने के बिहाफ पर जो है हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। फिर से क्या हो गई थी, फिर से उस बात को लेकर बहस हो जाती थी, तो ये फेल हो जाता था, है ना, फेल हो गया था ये क्या, क्रिप्स मिशन। तो गांधी जी स्टार्टेड द इंडियन मूवमेंट इन गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी ने 1942 के अंदर ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं बॉम्बे से।
इमीडिएटली। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट के दौरान डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई का स्लोगन दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, है ना। गांधी जी एंड द अदर सीनियर लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी और अदर सीनियर लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, बट यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक। लेकिन यहां पर यह नहीं था कि गांधी जी और अदर पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट हो गए तो काम बंद हो जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट चल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा, नहीं। जो दूसरे यंगर एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस मूवमेंट को जारी रखा, है ना। स्ट्राइक्स, हड़तालें और ये सब जो है वो जारी रखी। ऑर्गेनाइज एंड एक्ट द सबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन द मास मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें पहले तक लोग जो है वो थोड़े कम पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ये मूवमेंट ऐसा था जिसमें हर तरीके के लोगों ने, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो मैन है, विमेन है, कोई भी है, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक ये मास मूवमेंट बन जाता है। इतने बड़े लेवल पर मूवमेंट ये होता है कि अब तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स भी इसको सरप्रेस नहीं कर पाई थी, है ना। चाहे वो जितनी कोशिश करते इसको सरप्रेस करने की, दबाने की, उतने ही दो जगह से और ज्यादा वो क्रिएट हो जाते, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन अ मास मूवमेंट बॉट इट्स द एम्बिट द हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन एंड द यूथ लेफ्ट देयर कॉलेज एंड वेंट टू द जेल। तो लोगों ने, जो यंग थे खास करके, उन्होंने कॉलेज और स्कूल जाने की बजाय उन्होंने जेल जाना पसंद किया क्योंकि उनको आजादी पानी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एज द कांग्रेस लीडर वर इन जेल, जिन्ना एंड द अदर मुस्लिम लीडर्स वर्क द पेशेंसली द एक्सटेंड दिस इन्फ्लुएंस इन द इट्स इन्फ्लुएंस इन द पंजाब। तो जहां पॉलिटिकल लीडर, कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर जहां पर अरेस्ट थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो ये मुस्लिम लीग के लीडर थे, लाइक मोहम्मद अली जिन्ना और अदर जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो क्या कर रहे थे, पंजाब और सिंध के अंदर अपनी पावर को ज्यादा करने में लगे हुए थे, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे पंजाब और सिंध से, कि अभी मौका है, कांग्रेस के लीडर्स तो वहां जेल में गए हुए हैं, तो अभी मौका है, लोगों को अपने सपोर्ट में ले लो। तब ये काम कर रहे थे। और 1940 के अंदर तो आपको पता है, ये 1940 के अंदर तो इसने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी थी, किसकी, मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी सेपरेट नेशन की, प्रपोजल रखा था, ठीक है। मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट नेशन। ठीक है, एक सेपरेट नेशन की डिमांड रख दी थी कि हमें अपना नेशन अलग बनाना है। और ये मूवमेंट कब चल रहा था, 1942 के अंदर। तो सोचो जरा, वो इंडिया के लिए क्यों इतना जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, उनको तो अपने काम से मतलब था। तो ये जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट थे, वहीं पर उन्होंने पंजाब और सिंध के अंदर अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया इन जून 1944। तो गांधी जी को 42 में अरेस्ट किया जाता है और गांधी जी को 1944 के अंदर, जून 1944 के अंदर गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है प्रिजन से। लेटर ही held the session meeting with the जिन्ना to sort out the differences। फिर वो बाद में बाहर आकर के जिन्ना से मीटिंग करते हैं कि भाई बात को यहीं खत्म करो ना, क्यों तुम सेपरेट नेशन बनाना चाहते हो, क्यों तुम इंडिया से अलग होना चाहते हो, तुम क्यों जो है कांग्रेस के साथ में ये आए दिन तुम्हारे झगड़े होते रहते हैं, भाई इनको बंद करो, सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो अलग होना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैठ करके बातचीत करके सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन सब ऑल इन वेन, नहीं माने। मुस्लिम लीग के लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने टू नेशंस थ्योरी दे दी, है ना, कि अब तो जो है वो नेशन अलग होकर रहेंगे, ठीक है। तो गांधी जी की ये कोशिश बेकार हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब वो नहीं माने, जब हमें गांधी जी के इस एफर्ट से, मतलब 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया फ्री हो जाता है, ठीक है, इंडिया फ्री हो जाता है, तो सभी लोग चारों तरफ जो थे वो क्या कर रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो गांधी जी का अपना तरीका था सेलिब्रेट करने का। तो गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ जो है, मतलब 24 आवर्स का क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड विद द डिवीजन। और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, आज़ादी की लड़ाई थी, ये दो कंट्री के अलग होने पर एंड होती है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया वो होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग नेशन बन जाता है ना। तो इस तरीके से दो अलग नेशन के बनने पर इस फ्रीडम स्ट्रगल का एंड हो जाता है, ठीक है। सो इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड द अक्टूबर गांधी जी वेंट अराउंड। तो जब ये चीज़ें चल रही थी, तो उसके अलावा आपने देखा होगा कि पार्टीशन के दौरान कितनी ज़्यादा वायलेंसी हुई थी, है ना, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, है ना। तो गांधी जी जगह जगह जाकर लोगों को सांत्वना दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भैया लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, खून खराबा मत कीजिए। लेकिन उनके समझाने थे, कुछ एक तो लोग समझ गए, लेकिन पूरी तरीके से यह झगड़ा
लड़ा बंद नहीं हुआ था, ठीक है। सो मंथ ऑफ द सितंबर एंड द अक्टूबर गांधी जी वेंट अराउंड द हॉस्पिटल रिफ्यूजीज कैंप गिवन द कंसोलेशन ऑफ द पीपल, उनको सांत्वना दे रहे थे। ही अपील टू सिख द हिंदू एंड द मुस्लिम फॉरगेट द पास्ट, कि आप पास्ट को भूल जाइए, कि जो कुछ हुआ था, जो भी लड़ाई वड़ाई हुई थी, आप उन सबको भूल जाइए और एक दूसरे के साथ अब भाईचारे का, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाइए, ठीक है। एट द बैकिंग द गांधी जी एंड द नेहरू, कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट फॉर द माइनॉरिटी। It further said the party never accepted the partition it has forced on it, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर गांधी जी को लगा कि भाई इस तरीके से बात नहीं बनने वाली है, दो नेशन अलग ही होकर रहेंगे। खूब कोशिश की गांधी जी ने इस तरह से उसको रोकने की, लेकिन सब बेकार चला जाता है कि आपस में भाईचारे का जो है तुम्हारे अंदर, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चले, नहीं मानते थे, है ना। तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को भी समझाया, बहुत लोगों को समझाया कि आप ठीक है, हिंदू की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ कि अब आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। इनमें से कुछ फिर लोग, हिंदू जैसे लोग समझते थे कि गांधी जी मुस्लिम्स की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है वो मुस्लिम्स की तरफ हो, है ना, मुस्लिम्स के फेवर में हो, मुस्लिम को सपोर्ट करे थे। कुछ लोगों की ऐसी गलत सोच थी, नेगेटिव सोच थी, है ना, कि गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा मानते हैं कंपेयर टू हिंदू के। फिर उसी में क्या होता है, उसी में एक पर्सन थे, कौन, नाथूराम गोडसे, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने क्या किया, नाथूराम गोडसे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, सुबह जब गांधी जी टेम्पल डेली जाया करते थे, आकर के लोगों को दर्शन दिया करते थे, लोग उनके दर्शन के लिए भीड़, लंबी सी लाइन लगाकर खड़े होते थे, तो उसी लाइन में, उसी भीड़ में ही नाथूराम गोडसे था, और नाथूराम गोडसे जो है वो उनको शूट कर देते हैं, है ना, और गांधी जी के 5-6 गोलियों का वार करते हैं, ठीक है, शूट करते हैं, गोलियां चलाते हैं, और गांधी जी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। अब हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में कैसा पता चला, गांधी जी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, उनके अंदर देश प्रेम की भावना कैसे थी, उनके बारे में जानना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली। ये जो भी चीज़ें हम, क्योंकि उस टाइम में तो गांधी जी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस टाइम में हमें से तो कोई नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, तो गांधी जी के बारे में ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है कि देर आर द डिफरेंट सोर्सेज from which history the national movement and the political career of the Gandhi ji can be reconstructed. राइटिंग एंड स्पीच, तो उनकी राइटिंग और स्पीच थे, यानी कि जो लेटर्स वगैरह लिखते थे पॉलिटिकल लीडर को, या अपने घर वगैरह जो भी उनके पर्सनल लेटर होते थे, उनमें भी देश की ही बातें होती थी कि अब हमें ये करना है, अब मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में तो होती थी। तो ये जो लेटर और स्पीचेस मिले, तो उनको भी क्या कहा गया, उनके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि गांधी जी कितना इंडिया के बारे में सोचते थे। तो गांधी जी एंड हिज कंटेम्पररी वर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर नोइंग दिस इवेंट। थ्रो देयर इज अ डिफरेंट स्पीच वर मीट फॉर द पब्लिक, वाइल प्राइवेट लेटर वर मीट टू एक्सप्रेस द इमोशन। अब ये जो उनके, ये जो थ्रो देयर इज अ डिफरेंट स्पीच वर मीट फॉर द पब्लिक, अब जो उनकी स्पीच वगैरह होती थी, कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड होगा ना, फुटेज वगैरह होंगी, तो आज भी दिखाई जाती है, आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होगी। और इसके अलावा जो उनके प्राइवेट लेटर्स होते थे, जो अपने फैमिली वगैरह को लिखते थे, या फिर अपने पर्सनल किसी फ्रेंड को लिखते थे, तो उसमें भी जो है वो पेट्रोइज्म की फीलिंग होती थी, देश प्रेम उसमें भी झलकता था। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी कितने अपने मतलब उनके जो इमोशंस थे, उनके जो फीलिंग थी देश के लिए, तो वो उनके पर्सनल लेटर से भी पता चलती है। मैनी लेटर्स रिटन टू इंडिविजुअल वर पर्सनल बट दे आर ऑल्सो मीट फॉर द पब्लिक, उनको भी जो है वो पब्लिक कर दिया गया, क्योंकि उनमें भी लोगों को दिखाना था कि वो कितना सोचते थे देश के बारे में। द लैंग्वेज ऑफ द लेटर वॉज शेप्ड बाय द अवेयरनेस दैट इट माइट बी पब्लिश सो ऑफन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन फ्रीली। अब ये इनके जो पर्सनल लेटर थे, पर्सनल लेटर तो कहीं देखते नहीं है ना बच्चे, है ना, तो इसको भी, पर्सनल लेटर्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको पब्लिक कर दिया गया, ताकि लोगों को ये पता चले कि देखो, वो अगर पर्सनली भी किसी को लेटर लिखा करते थे, तो उसमें भी इस तरह से देश के बारे में लिखा होता था, ताकि लोगों की जो सोच है गांधी जी के बारे में, वो फ्री होकर कह सके कि गांधी जी की कैसी सोच थी, है ना, इसलिए इनको पब्लिक कर दिया गया। और इस तरीके से हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में यहाँ से पता चलता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का पूरा ये टॉपिक, ठीक है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट।
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और सभी बच्चे क्या कीजिएगा, सभी बच्चे आपको बताना है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था, तो ये होमवर्क में आपको मुझे लिखकर बताना है। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 और बोर्ड एग्जाम की दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे लेवल की, जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जहाँ से मॉक टेस्ट भी करेंगे, जहाँ से सैम्पल पेपर्स भी करेंगे, जहाँ से एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो आपको करवाई जा रही है महापैक के अंदर, ठीक है। सो CUET का स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, यानी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। और ये एडमिशन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ CUET के स्कोर के बेस पर। तो CUET का स्कोर अच्छा करने के लिए आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है समर 2.0। तो मैं बता देती हूँ महापैक के अंदर या फिर अदर जो बैचेस होते हैं उनके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। सो ये उनके फीचर्स हैं। तो प्रीमियर स्टडी मटेरियल, आपको कहीं से कुछ भी स्टडी मटेरियल परचेज करने की बाहर से ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा अगर आप बैचेस में एनरोल करते हो तो। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई भी अगर डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई भी अगर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो लाइव क्लास में या एक डाउट सेशन लिया जाता है, आप उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपके पास जो है सेशंस के PDF डेली आपको दी जाती हैं, जो टॉपिक कराया जाता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है डेली क्विज दी जाती हैं, ई बुक्स होती हैं आपके पास में। चैप्टर आपने देखे होंगे कि NCERT में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो उनको कंसाइज वे में इसमें रखा गया है। साथ में माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। आर्टिकल्स और नोट्स होते हैं, और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होती हैं, जो कि आप कभी क्लास मिस हो जाती हैं तो आप उसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें महापैक में आपको एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। सो इस तरीके से जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये डाउनलोड हो रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ऑल कोर्सेज है। यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। आप प्योर हिंदी पढ़ना चाहते तो प्योर हिंदी वाला भी यहाँ पर बैच है आपके लिए, कोर्स है। तो ये है आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ये है आपका समर 2.0, और इसके अलावा ये है आपका महापैक, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा CUET की दी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ट्यूशन मत लगाइए बच्चे, कहीं पर स्टडी मटेरियल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टीचर आपको लाइव पढ़ाएगी भी, आपके डाउट भी क्लियर करेगी, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो अलग, ठीक है। सो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा रहने वाला है। तो ये देखिए, ये है विद बुक और ये है विदाउट बुक। तो इसमें भी दो तरह की कैटेगरी है। तो अगर आप में से जो भी चाहिए किसी को, तो आप उसमें से वो ले सकते हैं। ये है आपका विद बुक वाला, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको बाय नाउ कर दिया, और आपको बुक घर बैठे फिजिकल बुक आपको मिल जाएगी। Y489 ये कूपन कोड लगाना है, अप्लाई करना है, और ये देखिए ये 14 मंथ की वैलिडिटी पर आपको जो है 14,939, ठीक है, ये आपको पे करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आप महापैक में एनरोल हो जाएंगे। तो जितने भी बैचेस CUET अड्डा 24/7 की तरफ से निकलेंगे, वो सारे के सारे आप बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इसमें आप 1 या 2 बार नहीं, आप अपने सिलेबस को 8 से 10 बार आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अपने आप तो करोगे नहीं, है ना। अगर कर भी लोगे तो 1 या 2 बार, हद से 2 बार कर लोगे। लेकिन यहाँ पर हर कंसेप्ट आप जो है वो 8 से 10 बार क्लियर करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। तो हर चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगी, और आप क्वेश्चन का बहुत ही ईजिली आंसर दे पाओगे, वो भी करेक्टली, एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। जाइए, एनरोल कीजिए, और कल से ही अपनी क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय टू ऑल।